एवरीवन, आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हमारे इस चैनल में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी डाली जा रही है, तो आप हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो आज देखिए, जैसे कि हम लोगों ने हिंदू मैरिज की जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है उसको हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, जो कि हमारा प्रिलिमिनरी पार्ट हो गया था। आज हमें उसके आगे पढ़ना है। प्रिलिमिनरी पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर के 4th पार्ट पढ़े थे। मैं 4th सेक्शन तक के पढ़ा था। आज हम लोग को 5 से पढ़ना है। तो पहले आज आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। जैसे कि पहला हम लोगों ने पढ़ा प्रिलिमिनरी पार्ट। मतलब प्रिलिमिनरी होता ही क्या, प्रिलिमिनरी वो है जैसे कि थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया किसी चीज़ के बारे में ना, ठीक है। क्या जैसे कि फर्स्ट में बताया जाता है एक्सटेंट कहाँ तक के है, कहाँ पे मतलब कि क्या उस एक्ट का नाम है, ये सब बताया जाता है, जो कि 1 से लेकर के सेक्शन 4 तक के है। और फिर दूसरा पार्ट है जो कि हमारा, देखिए पहला ये हो गया। अब फिर दूसरा हमारा पार्ट बताता है कि, एक मिनट, देखिए दूसरा पार्ट हमारा बताता है हिंदू मैरिज की। अब इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बारे में जान गए। अब जो मेन एक्ट है उसके बारे में जानेंगे कि उसका हिंदू मैरिज के क्या मतलब कि क्या कंडीशन है, क्या जो भी है हिंदू मैरिज होने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा बताता है, आपको कुछ मैं नया नहीं बता रही हूँ, आप सीधे क्या करिएगा, आप इसमें ये जो बेयर एक्ट है हमारी हिंदू लॉ की, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट ओपन करिएगा, ठीक है। और उसमें ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, पहले प्रिलिमिनरी पार्ट, फिर उसके बाद हिंदू मैरिज, ठीक है। हिंदू मैरिज हुआ, उसके बाद कौन सा पार्ट है, इसमें लिखा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। अब देखिए मैरिज हुई, तो अगर मान के चलिए मतलब कि अब मन हो रहा है कि अब इस सब से ख़त्म करें इस सबको, तो क्या होता है ना, थोड़ा एक बीच वाला पार्ट होता है जब हम ये सोच रहे होते हैं, ये होता नहीं है जब हम सोच रहे थे। तो इसमें ये हमारा बताया रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है, और जुडिशियल सेपरेशन JS, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, इसके बाद है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। अब उस मैरिज, जो ये मैरिज हुई है, देखिए मन नहीं हुआ तो क्या हुआ, जुडिशियल सेपरेशन कर दिया। अभी हम इसको फर्दर आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पहले बस इसको थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ समझा रही हूँ जिससे कि आप सबको समझने में बहुत अच्छा भी लगेगा और बहुत मतलब कि जल्दी समझ में भी आएगा। और मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग एक्ट है। तो थोड़ा सा ध्यान से बस 1-2 बार अच्छे से पढ़ लोगे, वीडियो देख लोगे, इनफ है, ठीक है। बुक रीड ज़रूर करिएगा बेयर एक्ट, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद करेंगे उस मैरिज को नलिटीफाई करेंगे, ठीक, डाइवोर्स कर सकते हैं, यानी उसको ख़त्म कर सकते हैं एकदम से, है ना। और लास्ट फिर और अब नलिटी करना है भाई, अब ये तो लॉ के हिसाब से हो रहा है, तो उसमें अब जो वो सब पता चल, जुरिस्डिक्शन और प्रोसीजर के बारे में पता चलेगा। प्रोसीजर से ही ना कुछ होगा, ये शादी ख़त्म होगी प्रोसीजर के बाद ही ना ख़त्म होगी। और अगर प्रोसीजर हो गया, ये सब देखिए डाइवोर्स लेना है, हमने प्रोसीडिंग्स की, डाइवोर्स ख़त्म, और कुछ सेविंग क्लॉज बता दिए। बस यही तो है हमारा पूरा हिंदू लॉ। और लेकिन बच्चों को इतना टीचर्स डरा देते हैं कि वो भाई उनको कुछ समझ ही में नहीं आता है, ठीक है। अब एक बार फिर से ब्रीफ ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। प्रिलिमिनरी पार्ट बता दिया, क्या सेक्शन भी लिख देती हूँ ना, जैसे 1 से लेकर के 4 यहाँ तक के, 5 से लेकर 8 इसमें है, 9 से लेकर के 9, 10 इसमें है, नलिटी इसमें 11 से लेकर के 18 तक के है, और इसमें जुरिस्डिक्शन में 19 से लेकर के 28A तक के है, और इसमें 29 और 30 वो भी रिपील हो गया। बताइए इतने कम सेक्शंस हैं। देखिए प्रिलिमिनरी में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है ना, फिर हुई, इसके बाद आए गए हम लोग मेन काम पे, शादी पे, हिंदू मैरिज पे। मैरिज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स देख लिए। अब ये क्या होता है मैं आगे बताती हूँ।
जुडिशियल सेपरेशन देख लिया कि मतलब अगर नहीं शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो क्या इन सब को देख सकते हैं। अगर इसमें भी ये सब भी काम नहीं आया तो अब इसको वॉइड कराना है, इसको डाइवोर्स लेना है। फिर इसको ये सब करने के लिए हमें प्रोसीडिंग्स में जाना पड़ेगा। तो हम प्रोसीडिंग्स में आए, प्रोसीडिंग्स के लिए ये सेक्शन इतना देखेंगे। जब प्रोसीडिंग्स हो गई, हमारा ये काम ख़त्म, डाइवोर्स हो गई, अब हमारी शादी बची रही। उसके बाद ये कुछ 2 सेविंग क्लॉज हैं जिसमें कि एक ऑलरेडी रिपील कर दिया गया, सिर्फ 29 है। ठीक है, चलिए हमें सेक्शन 5 से स्टार्ट करना है। सेक्शन 5 हमें कंडीशंस बताता है एक वैलिड हिंदू मैरिज को वैलिड करने के लिए। तो उसमें क्या है, तो अपनी बेयर एक्ट्स खोल लीजिए। सेक्शन 5 कंडीशंस बताता है एक हिंदू मैरिज के लिए। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि जो भी कपल है वो हिंदू होना चाहिए, पहली बात। अब हिंदू और मुस्लिम इसमें नहीं डील करेगा, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत जाएगा। ठीक, तो सिंगल होने चाहिए, मतलब बाइगैमी नहीं होनी चाहिए, मतलब सिंगल कपल होने चाहिए, सेम मतलब कि धर्म मतलब हिंदू के ही होने चाहिए। और दूसरा वैलिड कंसेंट होनी चाहिए। अब वैलिड कंसेंट क्या है, जिससे आप शादी कर रहे हैं या आप किसी से शादी कर रहे हैं उसमें वैलिड कंसेंट का होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें जैसे कि अगर वैलिड कंसेंट का है और साथ में ही साथ जैसे बी लिखा हुआ है, वैलिड कंसेंट में पहले देखिए क्या क्या आएगा। वैलिड कंसेंट में जो कंसेंट दे रहा है वो अनसाउंड माइंड होना चाहिए, यानी वो पागल नहीं होना चाहिए, है ना, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। ठीक, बी बोलता है कि उसे किसी भी टाइप का मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप की बीमारी से वो सफ़र ना कर रहा हो। ठीक, पागलपन के उसे अटैक ना आते हो, इंसैनिटी अटैक्स ना आते हो। इसका क्लॉज 3 पढ़िएगा, जो बोलता है उसकी जो लड़का और लड़की है जिन्हें शादी करनी है उनकी एज के बारे में दिया हुआ है। एज लड़के की 21 की होनी चाहिए, लड़की की 18 होनी चाहिए, जो कि इस एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने 21 गर्ल की भी एज कर दी गई है। ठीक, जिस टाइम शादी कर रहे हैं इस एक्ट के तहत उसमें लड़की 18 की होनी चाहिए, लड़का 21 का होना चाहिए, पर गवर्नमेंट ने अब 21 लड़कियों की भी कर दी। 3 बोलता है कि डिग्री जो द पार्टीज आर नॉट विथ इन अ डिग्री ऑफ प्रोहिबिशन रिलेशनशिप। देखिए हम लोगों ने जो हमारा पहला वीडियो था उसमें हम लोगों ने ये प्रोहिबिशन ऑफ रिलेशनशिप ये पढ़ रहे थे, जिसमें डिग्री बताई थी मैंने। फिर से मैं बता देती हूँ कि जैसे कि ये है हमारी मदर की लाइन, ये हमारे फादर की लाइन, तो इसमें कुछ डिग्री बताई गई थी। जैसे कि हमारी मम्मी है 1 2 3 4 5 और ये हमारी मम्मी है, मम्मी की ये मम्मी, इनकी मम्मी, इनकी मम्मी, ऐसे करके ये रिलेशन देखा जाएगा। इतने में ये शादी नहीं कर सकते, जो कि इस HMA के मतलब कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर प्रोहिबिट है। ठीक है, और फादर में ऐसे ही 7 पीढ़ी देखी जाएंगी जिसमें ये प्रोहिबिट होता है। ठीक, और हमारा 5th क्लॉज बोलता है सपिंडा। सपिंडा भी ऑलरेडी समझ चुके हैं। देखिए अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जनरल मतलब कि इन सब टर्म्स के बारे में समझाया गया। अगर आप उसको समझ लोगे तो आगे के वीडियो समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा ना। तो सपिंडा क्या है, सपिंडा भी जो हम लोगों ने पढ़ा था
देखिए, जो सपिंडा हमारे 7 फेरे लिए जाते हैं हिंदू मैरिज के अंदर, वो चीज़ द पार्टीज आर नॉट सपिंडा ऑफ ईच अदर अनलेस कस्टम और यूसेस गवर्निंग। अगर वो नहीं करते हैं तो मतलब कि जो सपिंडा है वो भी मतलब कि एक हिंदू मैरिज में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, तो चलिए आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। हमारा नेक्स्ट सेक्शन देखिए, पहले इसके कुछ केसेस पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला केस है, एक मिनट, सरला मुग्धर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ कि जो एक इसमें जो मेल थे, जिन हस्बैंड थे, ये हो गए हस्बैंड, ये हो गई वाइफ। तो इन्हें क्या था कि इनको कोई और पसंद आई, अब इनको दूसरे से शादी करनी थी। तो क्या किया इन्होंने, जो अपना रिलीजन है उसको कन्वर्ट करा लिया, मुस्लिम में करा लिया, और उसके बाद इन्होंने मैरिज की। तो इसमें कोर्ट ने हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट है उन्होंने बोला ये इलीगल है, इसे भी बाइगैमी मानी जाएगी। सिर्फ आप शादी करने के लिए आप मुस्लिम में मतलब कि आप दूसरा रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बाइगैमी के अंदर ही आएगा। ठीक है, और भी केसेस पर देख लेते हैं। और भी जो मतलब कि बहुत ज़्यादा जो और भी इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो हम लोग उसको अलग से सीरीज़ बना रहे हैं, आप उसको ज़रूर देखिएगा। आपको वो ज़्यादा मतलब कि आंसर राइटिंग और सब में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक, देखिए एक केस और इसमें देखिए, इसमें बोला गया था, ये है यमुनाबाई वर्सेस अनंत राव AIR 1980। तो इसमें क्या था, एक जो पर्सन थे उन्होंने शादी की थी, एक ये फर्स्ट वाइफ, ये सेकंड वाइफ। तो जो वैलिड मैरिज मानी जाएगी, जो फर्स्ट वाइफ के साथ हुई है उसको वैलिड मैरिज मानी जाएगी। ये अपनी मैरिज को वॉइड करा सकती हैं, लेकिन इनके पास वो राइट नहीं है। ठीक, सिर्फ इतना ही इसमें बोला गया था। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा 6 है जो कि रिपील कर दिया गया है, और 7 सेक्शन हमारा सेरेमनीज का बताता है। तो देखिए, जो हमारे हिंदू मैरिज है उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होगा, कई सारे रीति रिवाज सेरेमनीज होती हैं जो कि हर एक मैरिज में, हर एक हिंदू मैरिज में ये चीज़ें होती ही होती हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मतलब कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं वो सेरेमनी। तो कई बार ये बोला जाता है कि अगर जैसे कि देखिए मैं बताती हूँ। देखिए, जैसे कि सेरेमनीज, सेक्शन 7 बोलता है सेरेमनीज को लेकर के, है ना। सेरेमनीज हिंदू मैरिज में इम्पॉर्टेंट रोल दिखाती हैं। अगर जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था सपिंडा प्रोहिबिट होता है, और वो जो हमारे रिलेशन, वो डिग्री वाले रिलेशन होते हैं वो प्रोहिबिटेड होते हैं। अगर मान के चलिए सारे ही रीति रिवाज से ये ऐसी शादी हो जाती है तो उसको वॉइड नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि सेरेमनीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं। अगर कोई भी शादी सिर्फ ऐसे अपने रीति रिवाज रिचुअल के साथ कर लेता है तो उसको वैलिड मैरिज उसकी मानी जाएगी। ठीक, आइए हमारा नेक्स्ट सेक्शन है 8 जो कि बोलता है रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देखिए, पहली बात तो ये एक स्टेट लिस्ट का मैटर है। मतलब जैसे कि आपको 7th शेड्यूल मालूम होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसमें लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट लिस्ट की स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, और जो कंकरेंट है जो उसमें दोनों मिलकर बनाएंगे। तो जो ये रजिस्ट्रेशन मैरिज का होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। तो उसमें क्या है कि
इस जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें लिखा है अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहती है उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेट करना तो वो कर सकती है, वो उसके ऊपर है। अगर मान के चलिए हमारे यूपी में मान के चलिए मैंडेट है रजिस्ट्रेशन मैरिज का, ठीक है, पर मान के चलिए किसी ने नहीं कराया और वो पकड़ा जाता है तो उसे 25 रुपये तक के जुर्माना पड़ सकता है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है। और ठीक है, और साथ में ही देखिए पहली बात ये बोला गया है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है तो वो मैंडेट कर सकती है, लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो ऑलरेडी कह चुकी है कि ये चीज़ हर जगह मैंडेट कर देनी चाहिए जो हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो पर अभी भी सारे स्टेट्स में ये लॉज मतलब कि ये लाया नहीं, मतलब कि मैंडेट नहीं किया गया है ना, लेकिन मैंडेट कर दिया जाएगा तो कुछ अलग से इस जो मैरिज का एक प्रूफ है वो एक बन जाता है और साथ में कुछ ऐसे और भी राइट्स हो जाते हैं जिससे कि वो सही रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन आ जाइए। नेक्स्ट सेक्शन हमारा बोलता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, और ये है क्या, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमारा सेक्शन, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आता है। तो इसमें क्या था, अगर मान के चलिए कोई महिला है, सॉरी कोई पति है कोई पत्नी है, वो एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं, ठीक है। अब पर पति चाह रहा है या पति कोई भी ले लेते हैं, मान के चलिए पति चाह रहा है कि हम अपनी मैरिज को बचाएं ना, मतलब कि नहीं ख़राब करना है या हमें वापस से रिलेशन स्टार्ट कर देना है। तो उस केस में अगर दोनों सेपरेट रह रहे हैं और हस्बैंड चाहता है कि ये हमारे साथ रहे, तो वो कोर्ट जा करके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल की डिक्री ले करके जो अपनी वाइफ है उसको फोर्स करा सकता है कि वो हमारे साथ आके रहे, ठीक है। देखिए इसमें मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। When either the husband or the wife has without reasonable cause withdraw from the society another, देखिए इसमें जो withdraw the society लिखा है, सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि दुनियादारी से अलग हो गए, मतलब कि जाके वो ऋषि मुनि बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें ये बताया कि जैसे कि हस्बैंड वाइफ रह रहे हैं वो दोनों सेपरेट रहने लगे बिना किसी रीजनेबल कॉज के, है ना, ठीक। The aggrieved party may apply the petition to the district magistrate for the restitution of conjugal right for the, देखिए अगर जो भी महिला चाह रही तो महिला और मेल मतलब कि पुरुष चाह रहा है तो पुरुष, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा करके ये डिक्री लागू करा सकता है, पर उसके पहले आपको सफिशिएंट मतलब कि जो चीज़ें होती हैं वो देना पड़ेंगे, अपनी बातें बोलनी पड़ेगी, ऐसा है। क्योंकि कई बार होता है कि हस्बैंड क्रूएलिटी कर रहा है और साथ में वो उसको अपने साथ रहने के लिए फोर्स भी कर रहा है, तो ये सब उसको जो कोर्ट को पहले सेटिस्फाई करिए, उसके बाद ये डिक्री ले जाइए, ठीक। देखिए लिखा है ना, कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड of the truth of the statement made in the such petition that there is no legal ground why the application should be granted decree restitution conjugal according, ठीक है, जो भी है मतलब रीजनेबल ग्राउंड आप दो और फिर आप रेस्टिट्यूशन का आप ले सकते हैं, ठीक है, डिक्री। देखिए दो सिचुएशन समझ लीजिए। देखिए कई बार होता है महिलाएं वर्किंग होती हैं, ठीक है, ये एक हस्बैंड वाइफ है और ये एक हस्बैंड वाइफ है, ये वर्किंग है, ठीक, और ये कहीं और रहती है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम जहाँ पे हमारा जो घर है वहीं पे हमें मिले नौकरी, ठीक है, उन्हें कहीं और मिलती है और ये कहीं और पे काम करते हैं, साथ में ये कहीं और काम कर रही है, ये कहीं और काम कर रहे हैं। तो इन दोनों केस में अलग अलग सिचुएशन समझिए। इस केस में ये दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे हैं पर एक दूसरे से कोई काम मतलब कि कोई भी अटैचमेंट्स नहीं है, सब दोनों अलग अलग रह रहे हैं, ठीक। दूसरा है कि जैसे कि ये हस्बैंड है ये वाइफ है, ये अपने जो मैरिज के ऑब्लिगेशंस है वो कर रही हैं, पर देखिए काम भी कर रही हैं और साथ में अपना ये मैरिज का भी कर रही हैं, ठीक है, ऑब्लिगेशंस को पूरी कर रही हैं। पर ये दोनों अलग अलग अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये महिला जो है ये कोई भी ऑब्लिगेशन अपने मैरिज के फॉलो नहीं कर रही हैं, ठीक। तो इस केस में यहाँ पे कॉन्जुगल रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट हम डिक्री इसकी ले सकते हैं, पर यहाँ पे ऑलरेडी रिलेशनशिप बना रही है। लेकिन अब ज़रूरी थोड़ी ना कि एक आदमी को मतलब हर टाइम इस चीज़ को बनाने में ही मिले,
पर ये बना रही है, ये इस पे आपको रेस्टिट्यूशन की डिग्री नहीं मिलेगी, डिग्री, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट सेक्शन बोलता है जुडिशियल सेपरेशन। ये तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टीवी वगैरह में ज़रूर सुना होगा, जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है। तो ये सेक्शन 10 हमारा बताता है जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है। देखिए कई बार होता है कि हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पहले कोर्ट के द्वारा देखिए ये हस्बैंड वाइफ है, अब इनको डाइवोर्स चाहिए, ठीक है। अब डाइवोर्स तो अब आगे का सेक्शन जैसे हमारा ये देखिए ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक, अब इनको डाइवोर्स चाहिए। अब डाइवोर्स चाहिए, क्या हम यहाँ पे चले गए कोर्ट और हमने कहा सर हम ये सब अपनी मैरिज नहीं संभाल पा रहे, हमें डाइवोर्स दे दीजिए, क्या वो डाइवोर्स कोर्ट ऐसे दे देती है? नहीं देती है। 13A सेक्शन है हमारा, इसमें कोर्ट को डिस्क्रिशनरी पावर मिली है। अगर कोई ऐसा आ रहा है केस तो आप उसको चाहे जुडिशियल सेपरेशन दो या डाइवोर्स दो, ठीक है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन पे है। तो क्या हुआ, ऐसा केस हुआ तो उन्होंने क्या किया, उनको जुडिशियल सेपरेशन का वो दे दिया, मतलब बोल दिया कि आप जुडिशियल सेपरेशन का वो लागू होता है, ठीक है। तो पर जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में फ़र्क होता है। मान के चलिए एक ऐसा सिचुएशन बनती है कि पहले ये लोग साथ रह रहे थे तो बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही थी, परेशान हो गए थे, तो इसलिए डाइवोर्स लेने आ गए। लेकिन क्या हुआ, जब ये दोनों अलग अलग रहने लगे, जुडिशली भाई जज मतलब कोर्ट द्वारा अलग अलग रहने लगे, तो क्या हुआ, इन लोगों को लगा कि हमें अपनी मैरिज फिर से संभालनी चाहिए, हम मतलब कि लड़ाइयाँ नहीं, ठीक है, ऐसा बात जो भी लगता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो आराम से वो अपना ये साथ वापस से रहना शुरू कर सकते हैं जुडिशियल सेपरेशन में, ठीक है। अब मान के चलिए फॉर एग्जांपल ये ऐसा नहीं होता है, ये लोग फिर भी कुछ 1 साल का टाइम दिया जाता है उस कपल को। अगर 1 साल के भीतर दोनों में कोई बात नहीं हुई, अलग अलग रह रहे हैं, तो कोर्ट उन दोनों को डाइवोर्स दे देगी, ठीक। तो चलिए आइए सेक्शन में, ये क्लॉज हमारा 1 बोलता है, और इसमें क्लॉज 1 बोलता है कुछ ग्राउंड्स 13 जो सेक्शन 13 है, अगर उसका क्लॉज 1 होता है, क्लॉज 1 और 2 जो सेक्शन क्लॉज बोलता है, अगर वो होता है तो उस ग्राउंड पे जो कोर्ट है उसे डाइवोर्स दे देगी। अब 13 का 1 और 2 बोलता क्या है, तो 13 का 1 देखिए बोलता है, अगर मान के चलिए इस केस में जुडिशियल सेपरेशन मिला है ना, पर अब इस कोर्ट के इस केस में इनको ये गए डाइवोर्स के लिए, ठीक। कोर्ट ने देखा और केस क्या था, एक जो पर्सन था उसने अडल्ट्री की। इस ग्राउंड पे क्या कोर्ट आपको उस कपल को क्या जुडिशियल सेपरेशन का ऑर्डर देगी? नहीं ना, तो इसलिए उसको डाइवोर्स देगी, यानी जुडिशियल सेपरेशन के अपार्ट उसको डाइवोर्स मिल जाएगा, ठीक। साथ में जो इसमें देखिए लिखा हुआ है 13 का क्लॉज 1 और साथ में सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 2 बोलता है अगर जो हस्बैंड है वो किसी भी रेप के केस में फंसा हो, ठीक है, या तो बाइगैमी यानी दूसरी शादी किया करने वाला हो, कर लिया हो, ठीक है, और जो भी सेक्शन 125 CRPC के तहत अगर वो मेंटेनेंस ले रही है इन सब के ग्राउंड पे अगर चाहती है महिला, तो जुडिशियल सेपरेशन के अलावा वो सीधे डाइवोर्स ले सकती है। ये क्लॉज 1 बोलता है 10 का। अब क्लॉज 2 वो क्या बोलता है, क्लॉज 2 ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि अगर मान के चलिए जुडिशियल सेपरेशन दिया, ठीक है, और अब दोनों का मन कर रहा है कि अब हमें अपनी मैरिज को संभालना चाहिए, ये अलग होना ठीक नहीं है, तो वो बिना किसी परेशानी के वो अपना साथ रह सकती हैं, ठीक।
चलिए आ जाइए हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि 11 है, वॉइड मैरिज के बारे में बोलता है, नलिटी एंड मैरिज एंड डाइवोर्स। ठीक है, अब वॉइड मैरिजेस कौन सी होती हैं? अब देखिए, पहली बात वॉइड क्या होता है? वॉइड वो चीज़ है, वॉइड जो कि लॉ एकदम शून्य, जीरो मानता है, वो लॉ की नज़र में वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ गलत है, इलीगल है, वो चीज़ वॉइड है। अब वॉइड कौन कौन से होंगे लिखा हुआ है, जो सेक्शन 5 का 1 और 4 और 5 क्लॉज है, वो चीज़ें होंगी वॉइड। अब 1 और 4 और 5 क्या होता है? वो है, आप तुरंत खोलिए सेक्शन 5, उसमें देखिए 1 क्या बोलता है। देखिए, either party has a spouse living at the time of marriage, मतलब जब शादी हो रही है उस टाइम जो स्पाउस है वो जिंदा होना चाहिए। ठीक, और दूसरा बोलता है और फोर्थ बोलता है क्लॉज 4 हमारा कि जो डिक्री दी गई है, जो मतलब कि ये जो मदर और फादर वाली मैंने डिक्री बताई है, आगे इससे पहले भी बता चुकी हूँ, वो डिक्री बताई है, अगर वो उसमें अगर फॉल करता है तो वो भी वॉइड माना जाएगा। ठीक, और नेक्स्ट बोलता है फिफ्थ, और फिफ्थ क्या है? फिफ्थ बोलता है सपिंडर रिलेशनशिप, वही जो ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ अभी कुछ देर पहले, वही ये 3 चीज़ें वॉइड मानी जाएंगी। ठीक, अब नीचे सेक्शन 12 बताता है वॉइडेबल मैरिज, जो ये सेक्शन 5 का क्लॉज ये 3 चीज़ें वो वॉइड थी, और आगे जो वॉइडेबल क्या होता है, वॉइडेबल वो है जैसे कि मान के चलिए आज के टाइम में वो लीगल है, मतलब कि आज के टाइम में जो चीज़ सही है वो आगे चल के मतलब कि सही ना हो, जो कि वॉइड कराया जा सके, उसको ख़त्म कराया जा सके, वो वॉइडेबल होता है। अब आगे इसको समझते हैं। देखिए अगर मान के चलिए इसमें क्लॉज 8 जो है इम्पोर्टेंस बताता है। अब क्या है, ऐसी कोई मान के चलिए मैरिज है, ठीक है, अगर वो आज तो चल रही है, आज शादी हुई 2-4 दिन मान के चलिए एग्जाम्पल चल रही है, फिर उसके बाद आगे वो उसको वॉइड कराया जा सके। अब वो कैसे कराया जा सकता है, इम्पोर्टेंस क्या होता है? पहली बात क्लॉज 1 बताता है, अगर मान के चलिए 2 कारण हो सकते हैं। पहला, शादी हुई उसके बाद कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हुआ हो, मतलब शादी हुई उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं हो। ठीक, दूसरा एक पॉइंट बन सकता है कि जब शादी हुई तब तो हुआ है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है जब शादी हुई तब हुआ है, लेकिन उसके बाद उसको उसके बाद बंद हो गया है। तो देखिए, अगर उस मैरिज को वॉइडेबल करार करना है तो इस केस में हम करा सकते हैं, इस केस में नहीं करा सकते। अगर मान के चलिए कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं पति और पत्नी में बनता है, तो महिला हो या पति हो, मतलब पुरुष हो, वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल करार करा सकते हैं। लेकिन मान के चलिए अब शादी के बाद तो हुआ है, लेकिन कुछ कारणों अब नहीं होता है, या कोई भी कारण हो सकता है, उस केस में उसको वॉइडेबल नहीं कराया जा सकता। ठीक, बी बोलता है that the marriage is in a contravention of the condition specified in clause 2 और 2 of the section 5। अब clause 2 क्या बोलता है सेक्शन 5 का? तो वो बोलता है अगर मान के चलिए कोई भी पार्टी है, ठीक है, जिससे शादी करा रहे हैं, वो अनसाउंड माइंड हो, पागल हो, इंसेन हो, उसे इंसेनिटी के अटैक्स आते हो, अगर ये चीज़ें होती हैं तो वो अपनी मैरिज को, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अपनी मैरिज को वॉइडेबल करार करा सकती है। ठीक, चलिए आगे बढ़िए। और सी बोलता है कंसेंट होनी चाहिए। अब देखिए, आज तो मान के चलिए जो ए हैं, इन्होंने बी से शादी करनी थी, तो इन्होंने झूठ बोल करके फ्रॉड से या ज़बरदस्ती इनसे शादी कर ली। ठीक है, मान के चलिए फ्रॉड से की, इन्होंने कंसेंट दे दी इन्होंने, और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो फ्रॉड से शादी हुई है, मतलब कि इनको झूठ बोल के शादी हो, कुछ भी झूठ बोला हो,
तो ये महिला जो है वो इस बेस पे वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल करा सकती हैं, ठीक है। और साथ में ही ये लिखा हुआ है चाइल्ड मैरिज। देखिए मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर मान के चलिए चाइल्ड मैरिज को वॉइडेबल करा सकते हैं, तो सुनिए, अगर पहली बात हमारा जो हिंदू लॉ है उसमें आप पूरा हिंदू लॉ पढ़ लोगे, हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लोगे, उसमें ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किसी की जो चाइल्ड मैरिज है वो वॉइड होगी, ठीक है। मतलब दैट इट मीन्स कि चाइल्ड मैरिज हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग वैलिड है ना, पर वो चाहे तो वो उसे आगे चल के ख़त्म कर सकते हैं। पर जो चाइल्ड मैरिज है, जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, उसके तहत ये कानूनी अपराध है, ठीक, पर हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। चलिए डी बोलता है हमारा, अगर मान के चलिए कोई शादी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, सॉरी हस्बैंड वाइफ में शादी करने वाले हैं, ठीक है, उस टाइम महिला प्रेग्नेंट होती है, ठीक, और ये चीज़ हस्बैंड को जिससे शादी हुई है उसको मालूम नहीं हुआ, पर कुछ महीने बाद उसको मालूम चलता है कि यार ये तो प्रेग्नेंट है पर वो बच्चा मेरा नहीं है, वो बच्चा किसी और का है। उस केस में क्या होगा? उस केस में जो हस्बैंड है वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल करार करा सकता है, ठीक। और साथ में ही मान के चलिए एक और सिचुएशन हो सकती है, मान पता चला कि ये किसी और का बच्चा है, लेकिन फिर भी उसके साथ रिलेशनशिप बनाए, फिजिकल रिलेशनशिप बनाए, इंटरकोर्स किया, सब कुछ किया, उसके बाद आप ये वॉइडेबल के लिए आओ, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इस ग्राउंड पे आपकी मैरिज को वॉइडेबल नहीं कराया जाएगा, ठीक। आइए क्लॉज 2 बोलता है nothing not withstanding anything contained in subsection 1, no petition for the annul a marriage, a ground of specific in clause C subsection 1 और interpretation तब। देखिए इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ यही है, जैसे कि मान के चलिए जैसे मैंने बताया कि उसने क्या किया, देखिए कभी कभी होता है कि फ्रॉड से शादी हुई, ठीक, पता चल गया कि ये फ्रॉड से शादी हुई, ये फ्रॉड करके ही हमारी शादी हुई है। अगर वो मुझे मालूम चल गया और मैं मतलब कि आराम से बैठी हूँ, कोई नहीं, फिर आराम से जाने साल 2 साल बाद कि भैया ये मेरी मैरिज को वॉइडेबल कराया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको 1 ईयर का टाइम दिया गया है सिर्फ, ठीक। चलिए आइए नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन हमारा डाइवोर्स बताता है। चलिए ये जो डाइवोर्स के आगे के सेक्शन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप डेफिनेटली कमेंट करिएगा, हमारे लॉ वाली चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने व्यूज़ भी दीजिएगा। अगर आपको कुछ जानना है वो भी बता दीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक शेयर। थैंक यू।